नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, विजिट IAS स्ट्रैटेजी चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं कुमार अवधेश। आज आप पढ़िएगा हिंदी दिगंत कक्षा 12 का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है उसने कहा था और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। ये उसने कहा था जो चैप्टर है, चैप्टर 2 गद्य भाग का, उसका ये पार्ट 1 है। और आज हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। आइए, हमारे बुक में NCERT कक्षा 12 का हिंदी दिगंत है। मैं आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से अवगत कराता हूँ, उनके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। जीवन परिचय ये सबसे पहले जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। जन्म जो है इसका जयपुर में राजस्थान में हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। उनका मूल निवास जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश स्थित गुलेर नामक ग्राम है। गुलेर नामक ग्राम में वे पैदा हुए थे, अर्थात गुलेर नामक ग्राम के वे मूल निवासी थे। इसीलिए इनका एक टाइटल है गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। आप लोग सुनते जाइए, शायद आप लोगों को याद भी होगा। उन्होंने बचपन में संस्कृत का अध्ययन किया। बचपन में सबसे पहले उन्होंने जो अध्ययन किया, संस्कृत का ही अध्ययन किया। 1899 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद व कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा पास की। इन्होंने 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया और 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA की पढ़ाई पूरी की। अब आते हैं 1904 ईस्वी में वे जयपुर दरबार की तरफ से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर अजमेर के मायो कॉलेज आए। आप समझ रहे हैं। 1916 में वे इस कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी, जानते होंगे आप मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना के नाम से जाना जाता है। अभी जो आप उत्तर प्रदेश राज्य के जो एक बहुत नामी गिरामी इंडिया का टॉप 2nd यूनिवर्सिटी जिसे माना जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU, उसके वे संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय या महामना। तो इसी में प्राच्य विभाग में कार्यवाहक प्राचार्य बने और मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। ये इनका जीवन परिचय है। 12 सितंबर 1922 को इनकी मृत्यु हो गई। ये आपने जाना। पर इसके बाद ये आपने इसका जीवन परिचय जाना, जो जीवन परिचय मैंने लिखना उचित नहीं समझा और मैंने आपको सिर्फ पढ़ करके समझा दिया। अब आते हैं इसी जीवन परिचय से एक ऑब्जेक्टिव, एक नहीं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, एक लिस्ट तैयार होता है आपका। देखिए, लेखक परिचय में सबसे पहले यहाँ देखिए, शायद आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसा मुझे लग रहा है। नंबर 1 में लिखा हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आते हैं। गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित शिवराम, BBI है गुलेरी जी के। यहाँ गुलेरी जी मैंने इनका टाइटल नाम लिखा है क्योंकि बार बार चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखना अच्छा नहीं लगता है। यदि टाइटल है तो हम लोग टाइटल का यूज करके उसको हम समझ सकते हैं। तो गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? पंडित शिवराम, याद रखिएगा। गुलेरी जी ने बचपन में किस विषय का अध्ययन किया था? संस्कृत का, जो मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ करके सुनाया। गुलेरी जी बचपन में संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। गुलेरी जी किस विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी की? कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी की और ये 1901 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी की। 5वां क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है, लेखक महोदय किस विश्वविद्यालय से BA की पढ़ाई पूरी की? या आपको, मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, उसने कहा था, आप समझ रहे हैं जो 2nd चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में यहाँ पर लेखक महोदय नहीं होकर के
चंद्रधर शर्मा गुलेरी होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस विश्वविद्यालय से, किस यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई पूरी की? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया का है, और इससे इन्होंने बीए की परीक्षा पास की थी और पढ़ाई पूरी की थी। 1903 ईस्वी में ये इससे पास आउट हुए थे। गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर 1922 ईस्वी को। ये भी वीवीआई है, वैसे तो सब वीवीआई है, परंतु आप इन्हें ध्यान रखिएगा। गुलेरी जी की मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई थी। अब आते हैं गुलेरी जी की रचनाएं, ये क्या क्या लिखे थे, इनकी रचनाएं क्या क्या थी। अब देखिए रचनाएं में, कहानियां में ये 3 कहानी लिखे, लेकिन 3 कहानी लिखकर ही ये अमर हो गए। 3 कहानी लिख करके ही साहित्य में एक जड़ से गए। जिस प्रकार अंगूठी में एक नग जड़ती है, उसी प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में, लेखक के क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा नाम ये कर गए। जैसे बुद्धू का कांटा, ये 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुखमय जीवन, ये भी 1911 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। एक उसने कहा था, यही चैप्टर है ये जो आप पढ़िएगा नेक्स्ट वीडियो में, यही चैप्टर पढ़िएगा, उसने कहा था, ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब चैप्टर में क्या है ये तो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगी। संपादन, संपादन का मतलब समझ लीजिए, जो किसी ऐसी पत्रिका या ऐसी किताब या ऐसे मैगजीन जिनका संपादन ये करते थे, मतलब ये छपवाते थे हर मंथ या हर सप्ताह या हर त्रैमासिक 3 महीना में या हर 6 महीना में वो निकालते थे, जैसा उनका होगा वैसा वो निकालते होंगे। तो संपादन का मतलब होता है जो ये इनमें सब कुछ करते थे, उनको छपाई करवाते थे, उनको खुद से स्क्रिप्ट तैयार करते थे, उनको लिखते थे और उनको लोगों तक पहुंचाते थे। तो इसी का मतलब होता है संपादन करना। ये मेन हेड हुए समालोचक के और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी। तो संपादन उन्होंने 2 पत्रिकाओं का किया, एक समालोचक, एक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, आइए निबंध की ओर हम लोग चलते हैं। ये निबंध है जो गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई थी। इनको मैं पढ़ करके सुना देता हूं। इन्होंने प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान तथा समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन किया। धर्म, कछुआ, मारेसी मोही कुठाव, रम भारतवर्ष, डिंगल, देवानंद प्रिय, संस्कृत की टिपरारी, पुरानी हिंदी आदि उसके प्रमुख निबंध हैं। अभी भी वो चल रहे हैं। ये अंग्रेजी निबंध भी लिखे थे, देखिए 3 लिखे थे। जिस प्रकार कहानियां ये 3 ही लिखे हैं अभी तक में, और ये तो गुजर गए, 3 ही कहानियां लिखे, और अंग्रेजी निबंध भी इन्होंने 3 ही लिखे। ए पोयम बाय भाष, ए पोयम बाय भाष इनका पहला अंग्रेजी निबंध है। दूसरा ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायंस कामसूत्र, ये दूसरा इसका अंग्रेजी निबंध है। और तीसरा है द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये तीसरा इसका अंग्रेजी निबंध है। मैंने अंग्रेजी इसलिए यहाँ नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको साहित्य पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता हूँ। अब देखिए इन्होंने टिप्पणियाँ भी लिखी। टिप्पणियाँ में इन्होंने लिखी अनुवादों की बाढ़। टिप्पणी मतलब कमेंट, किसी पे एक कमेंट करना। कमेंट आप ऐसे नहीं जो उपहास में नहीं समझिए, कमेंट का मतलब उस विषय पर लिखना, किसी एक मुद्दा पर लिखना। जैसे अनुवादों की बाढ़ पर टिप्पणी लिखे, क्रियाहीन हिंदी टिप्पणी लिखे, हिंदी क्रियाहीन क्यों है इस पर टिप्पणी लिखे, खोज की खाज इस पर टिप्पणी लिखे, वैदिक भाषा में प्राकृतपन इस पे टिप्पणी लिखे। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में इस वीडियो को पॉज करके उतारिएगा और उन्हें एग्जाम के बेसिस से पढ़िएगा और स्मरण में रखिएगा। अब आइए कुछ पढ़ते हैं इनके बारे में, जो उनकी भाषागत विशेषताएं क्या थी, जो मैं बोर्ड पर आपको नहीं लिख सकता हूं, वो समझने की चीज़ है। मेरे हाथ में हिंदी दिगंत कक्षा 12 की पुस्तक है बिहार बोर्ड का। अब मैं इसको पढ़ करके आपको समझाता हूं। गुलेरी जी की रचनाएं अपनी विषय वस्तु, भाषा शैली व शिल्प के कारण बहुत नूतन समय की जान पड़ती है। नूतन समय मतलब अभी का समय, वर्तमान समय, जो समय चल रहा है उसे हम नूतन समय कहते हैं। कहने का मतलब है जो इनकी विषय वस्तु थी, जो भाषा शैली थी, और जो शिल्प, शिल्प का मतलब होता है कलाकृति, सॉरी मिस बोल दिए हम,
कलाकार, कलाकार का जो एक गुण होता है, जैसे शिल्पकार सुने होंगे आप, शिल्प मतलब होता है मूर्ति और कार मतलब बनाने वाला। यहाँ पर शिल्प का मतलब मूर्ति नहीं समझेंगे हम, शिल्प का मतलब अर्थात बनाने वाला, अर्थात कुछ ऐसी चीज़ों को बनाने वाले जो कोई कलाकार ही कर सकते हैं वैसे। तो भाषा शैली व शिल्प के कारण बहुत नूतन समय की, वर्तमान समय की जान पड़ती है। हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से का भी प्रभाव रहा है। हिंदी कहानी के विकास में, कहानी तो 3 ही लिखे भैया ये, लेकिन इस 3 से ये विकास कर दिए कैसे? सोचिए, सोचने वाली बात है। तो हिंदी कहानी के विकास में प्रत्यक्ष मतलब सामने, ये मैं प्रत्यक्ष हूं आपके सामने, परोक्ष मतलब ये कैमरा से पीछे मैं चला जाऊंगा तो ये परोक्ष हो जाऊंगा, मतलब मुझे आप नहीं देख रहे हैं। तो प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने और परोक्ष मतलब जिसको हम नहीं देख सकते, अर्थात पीछे, मेरे सामने से दूर। तो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से काफी प्रभाव पड़ा है हिंदी कहानी के विकास में गुलेरी जी का। इनकी भाषा में सरलता व सहजता के गुण तो हैं ही, भाषा में सृजनात्मकता का दर्शन भी होता है। सृजनात्मकता ऐसे नहीं जो कुछ लिख दिए, सृजन करके लिखे, कुछ विशेष उसका अर्थ निकलता है और पढ़ने वाले को एक रस लगता है, इसी का मतलब होता है सृजनात्मकता का दर्शन होता है। संस्कृत के महापंडित, ये संस्कृत के महापंडित क्योंकि बचपन से स्टार्टिंग से ही ये संस्कृत विषय का अध्ययन किए थे, संस्कृत के महापंडित थे। शास्त्र निष्णात बोला जाता है, मुझे बात लग गई इसलिए मैं कुछ मिस से बोल दिया। शास्त्र निष्णात व गंभीर प्रकृति के विद्वान द्वारा ऐसी अद्भुत सृजनात्मक भाषा शैली का संधान एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। सही बात है। अब सोचिए कुछ देर के लिए, जो कोई 3 कहानी लिख करके हिंदी साहित्य जगत में, एक हिंदी साहित्य लेखन जगत में अपना अमिट छाप छोड़ देते हैं, तो उनकी शैली में कितनी दृढ़ता है, कितनी एक डीपनेस है, गहराई है, और कितना ज़्यादा एक माइंड से वो एक शिल्पकार की तरह कहें कि एक बहुत बड़े महान विद्वान की तरह कहें कि बहुत विद्वान लेखक की तरह कहें, क्या कहें, इनके बारे में जो कहा जाए सब कम है। प्रस्तुत कहानी अब कल के वीडियो में या दूसरे दिन दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें पढ़िएगा। उसने कहा था, ये कहानी है, उनकी अमर कृति है। अमर कृति मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसी कृति, इस कृति पे फिल्म बनी है, इस कृति पे उसने कहा था, आप फिल्म सर्च कर सकते हैं जो हमारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध है। उसने कहा था, जिसे हिंदी कहानी में मील का पत्थर माना जाता है। इस कहानी का कथ्य शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति तथा उनकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति है। कहानी की घटनाएं स्वाभाविक नाटकीय लिए हुए हैं, नाटक की तरह इसमें मेंशन किया हुआ है। उसने कहा था कहानी वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता मिली है, मतलब उसमें जो वातावरण की पुष्टि किए हैं, इस प्रकार के भाव दिखाए हैं, ऐसा लगता है मानो हम आंख से उस कहानी को देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप इस चीज़ का अनुभव कीजिएगा। जो अवधेश सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा नहीं रहे हैं, मुझे वो दृश्य दिखला रहे हैं। तो कहानी पाठक को प्रारंभ से ही अपने साथ बांध लेती है, ऐसा इसमें कहा गया है। जो आपको पढ़ाएंगे, आप जो पढ़िएगा तो आपको अपने साथ बांध लेगी। आप ये वीडियो पॉज नहीं कीजिएगा। अगले पार्ट में जब मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगा तो आप पॉज नहीं कीजिएगा, आपको भूख लगेगी, आप खाने नहीं जाइएगा, इतना मजा आएगा। आपको प्यास लगेगी, आप पानी नहीं पीजिएगा, आप कहिएगा मैं इसे समाप्त कर लूं तो मैं दूसरा काम करूं। तो पाठक के मन पर उसका प्रभाव गूंजता रहता है, पढ़ने वाले के मन पर इस कहानी का प्रभाव गूंजता रहता है। ये कहानी ये अच्छी लगी जो इस पे एक मूवी बन गया और ये मूवी सुपर डुपर हिट हुआ। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।